Good morning, student. Welcome to the part number 6, Age of Industrialization, class 10, history. So, now we just go to the part of colonies, or mainly in India. Okay, how the industrialization start in India and different colonies. Okay, let's see. Let us now move to India to see how a colony industrialized. एक colony कैसे industrialize होती है, इंडिया का एग्जाम्पल दिया हमारे कंट्री का इसमें. Once again we will look not only as factory industries बट ऑल्सो एट द नॉन मैकेनाइज सेक्टर. दोनों के बारे में बात करेंगे, इंडस्ट्री के अलावा नॉन मैकेनाइज छोटे भी, राइट. वी विल लिमिट अवर डिस्कशन प्राइमरी टू द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. और सबसे पहले हम कहते हैं इंडिया, इंग्लैंड का भी हमने पढ़ा बेटा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे पहले आई थी और टेक्सटाइल में भी हम कहते हैं कॉटन मेन थी. तो यहाँ इंडिया में भी हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में प्राइमरी डिस्कस करेंगे. देखिए, द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल. बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्री, सिल्क, कॉटन गुड्स एंड इंडियन डोमिनेट इन द इंटरनेशनल मार्केट. ये बेटा हम 17th सेंचुरी तक की बात कर सकते हैं. 1750 तक भी इंडिया पूरे वर्ल्ड में रूल करता था सिल्क, कॉटन और इन कॉटन टेक्सटाइल वगैरह में. एंड कोर्स कॉटन वर प्रोड्यूस इन मैनी कंट्रीज बट द फाइनल वेराइटी ऑफ ऑफन केम फ्रॉम इंडिया. तो सबसे फाइन क्वालिटी जो कॉटन की इंडिया में ग्रो होती थी, वर्ल्ड में कॉटन की ग्रोथ थी बट वो काफी कोर्स मोटी थी, राइट. इसलिए वहां उनका कपड़ा अच्छा नहीं होता था. आगे देखिए, अर्मेनिया एंड पर्शिया मर्चेंट्स टुक द गुड्स फ्रॉम पंजाब टू अफगानिस्तान. अब ये पुराने ट्रेड की बात करें बेटा, अर्मेनिया और पर्शिया ये सेंट्रल यूरोप और एशिया के बीच के देश हैं. तो ये यहाँ से पंजाब और अफगानिस्तान से गुड्स ले जाते थे. ईस्टर्न पर्शियन, सेंट्रल एशिया, राइट. एंड बेल्स ऑफ फाइन. बेल्स होता है बेटा जैसे हम थान बोलते हैं, एक लकड़ी पे या फिर फट्टे पे लिपटा होता है कपड़ा, उसको बेल्स बोलते हैं, ठीक है. तो बेल्स ऑफ फाइन टेक्सटाइल्स वर कैरिड ऑन कैमल बैग. और ये रास्ता कैसे कवर करते थे, वो कैमल्स के थ्रू, उन पे कपड़े डाल लेते थे, बेल्स इनके बड़े बड़े गट्ठर. Okay, carried on the camel back with via the northwest frontier and through mountain pass and cross desert. A vibrant sea trade operated through the main pre-colonial port Surat on the Gujarat coast, connected India to the Gulf and Red Sea port, and Machilipatnam and the Coromandel coast and Hooghly in the Bengal has trade link with the Southeast Asian port. तो भाई इंडिया के कुछ मेन ट्रेड की बात करें तो सबसे बड़ा जो ट्रेड सेंटर था हमारा वो सूरत था. हमने पीछे पिक्चर भी देखी थी लास्ट चैप्टर में, याद होगा. तो सूरत कहीं ना कहीं गल्फ रेड सी पोर्ट जो है या फिर जो गल्फ कंट्रीज उनसे कनेक्टेड था. ऐसे दो हमारे ईस्टर्न पोर्ट है, मछलीपट्टनम और हुगली बेटा, ये भी साउथ एशियन पोर्ट से कनेक्टेड थे, ठीक है. तो इन तीन बड़े ट्रेड सेंटर्स का बेटा काफी बड़ा रोल था इसमें. ए वैरायटी ऑफ इंडियन मर्चेंट्स एंड बैंकर्स वर इन्वॉल्व इन द नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड. अब देखिए, ब्रिटिश कान के बाद इनका खुद का ट्रेड तो बंद हो गया, बट इन डिफरेंट कंपनीज की कहने के लिंक्स में ये काफी हेल्प करते थे. तो हमारे मर्चेंट बैंकर्स बहुत ज्यादा बेटा इसमें इंक्लूड थे. फाइनेंशियल प्रोडक्शन, कैरिंग गुड एंड सप्लाइंग एक्सपोर्ट, सप्लाई मर्चेंट लिंक द पोर्ट टाउन्स टू द इनलैंड रीजन. तो पोर्ट से आगे का काम या पोर्ट तक चीजों को लेके आना, ये सारा बेटा सप्लाई चेन वगैरह सारे इंडियन ट्रेडर्स ही देखते थे, राइट. दे गिव एडवांस टू वीवर्स एंड प्रोक्यूर द वुमेन क्लॉथ फ्रॉम वीविंग विलेज. और इन्हें अपना कपड़ा कलेक्ट करने का मेथड ये था कि एडवांस मनी देते थे और उससे अपने हिसाब से अपने रेट पे पैसा उससे कपड़ा उससे ले लेते थे. एंड कैरिड द सप्लाई टू द पोर्ट. और इसके बाद वो पोर्ट्स पे सप्लाई करते थे. एट द पोर्ट द बिग शिप्स एंड एक्सपोर्ट मर्चेंट्स हैड ब्रोकर्स हु नेगोशिएट द प्राइस एंड ब्रॉट गुड्स फ्रॉम द सप्लाई मर्चेंट ऑपरेटिंग लैंड, ठीक है. तो एक तो मर्चेंट हो गया जो इनलैंड यानी गांव और सब इनसे कनेक्टेड था, पोर्ट तक वो कपड़ा लाएगा. उसके बाद मर्चेंट जो बड़े बड़े मर्चेंट या एक्सपोर्टर जो ट्रेड सेंटर इनमें जैसे मछलीपट्टनम है, सूरत है, वो ब्रोकर्स उनसे नेगोशिएट बातचीत करते थे और फिर प्राइस पे उनसे परचेज कर लेते अपने जो उनका नेगोशिएट प्राइस होता था. बाय 1750 दिस नेटवर्क कंट्रोल्ड बाय इंडियन मर्चेंट. अब देखिए वही डेट आ गई 1750 तक इंडियन मर्चेंट्स बेटा इस सबको कंट्रोल करते थे, राइट. वॉज ब्रेकिंग डाउन. और इसके बाद धीरे धीरे ये चीजें खत्म होती गई. कैसे हुआ देखिए, The European companies gradually gained power and first securing variety of concession from local court. तो कैसे पावर ली, सबसे पहले बेटा इन्होंने डिफरेंट लोकल रूलर्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अपने फेवर में किया और वहां पे कंसेशन लेने शुरू कर दिए, राइट. देन द मोनोपोली राइट टू ट्रेड. इसके बाद उनको कुछ स्टेट्स की मोनोपोली मिल गई, जो हम कहते हैं प्लासी बक्सर के बाद उनको काफी बड़ी स्केल पे बंगाल की बेटा मोनोपोली मिली थी. This result in the decline of the old port of Surat and Hooghly through which local merchant had operated. इसके बाद उन्होंने अपने खुद के पोर्ट एस्टैब्लिश किए, ठीक है. जैसे हम कलकत्ता की बात करते हैं, चेन्नई की बात करते हैं, बॉम्बे की बात करते हैं, तो सूरत के साथ बॉम्बे बसा दिया, वहां कलकत्ता, नीचे साउथ में चेन्नई. तो उन्होंने अपने पोर्ट्स की तरफ ट्रेड को धीरे धीरे डाइवर्ट किया और जिन पोर्ट्स में इंडियन मर्चेंट्स का बेटा हम कहते हैं कंट्रोल था, वो पोर्ट धीरे धीरे क्या हो गए, डिक्लाइन होते गए. एक्सपोर्ट्स फ्रॉम दिस पोर्ट फेल ड्रामेटिकली. और धीरे धीरे एक्सपोर्ट पुराने पोर्ट से खत्म हो गया. एंड द क्रेडिट हैड
दैट हैड फाइनेंस द अर्लियर ट्रेड बिगेन ड्राई अप, और इनका क्रेडिट भी खत्म हो गया जिनको पैसा मिलता था। एंड द लोकल बैंकर्स स्लोली वेंट बैकरप्ट, और लास्ट में जो लोकल बैंकर्स है वो बैंकरप्ट हो गए, वो खराब, उनको क्या बोलते हैं, उनका बस पैसा खत्म हो गया, उनका ट्रेड डूब गया और वो घाटे में चले गए। इन द लास्ट ईयर ऑफ द 17th सेंचुरी द ग्रोस वैल्यू ऑफ ट्रेड दैट पास थ्रू द सूरत दैट हैड बीन 16 मिलियन। अब बेटा हम कहते हैं कंपेरिजन दिया ये 17th सेंचुरी के एंड में, यानी 1650 टू 1700 की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम तो बेटा सूरत से ट्रेड था वो 16 मिलियन का था। बाई 1740 यानी नेक्स्ट 18th सेंचुरी के हाफ की बात करें तो बेटा ये रेड्यूस होकर कितना हो गया, 3 मिलियन। देखिए डिफरेंस दिख रहा है आपको। तो सूरत ने इस पीरियड में अपनी एक विख्याति थी, इंपॉर्टेंट पोर्ट की थी, वो लोकेशन उसने खो दी बेटा, ठीक है। तो लगभग 70-80 साल में ये ट्रेड 16 मिलियन से 3 मिलियन पे आ गया, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट पेज। यहां ऊपर बेटा एक पिक्चर दी है जो आपने शायद 8th क्लास में भी देखी होगी, 8th में भी दी है ये, द इंग्लिश फैक्ट्री एट सूरत। ये बेटा स्टार्टिंग में जो ऑफिस वगैरह सेट किए इनको फैक्ट्री बोलते थे। क्या बोलते हैं, फैक्ट्री। यहाँ पे इनके ऑफिस, इनके क्वार्टर, इनके गोडाउन्स होते थे, ठीक है। द इंग्लिश फैक्ट्री एट सूरत एज 17th सेंचुरी ड्राइंग, ये सब फैक्ट्री बोलते थे, ठीक है। फिर से इमेज दिखा रहा हूं, देख लीजिए, काफी बड़ी है। चलिए, वाइल सूरत एंड हुगली डिकेड बॉम्बे एंड कलकत्ता ग्रोड, जैसे सूरत हुगली दोनों, हुगली बेटा हमारा पुराना पोर्ट था, यहाँ इसकी जगह कलकत्ता एस्टैब्लिश कर लिया, सूरत के साथ बॉम्बे एस्टैब्लिश कर लिया ब्रिटिश, राइट। दिस शिफ्ट फ्रॉम द ओल्ड पोर्ट टू द न्यू वंस वाज एन इंडिकेटर ऑफ द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल पावर। ये इंडिकेटर किसका था, कॉलोनियल पावर। उनके पोर्ट डेवलप हो गए और हमारे पोर्ट धीरे डिक्लाइन हो गए, ठीक है। ट्रेड थ्रू द न्यू पोर्ट्स केम टू द कंट्रोल बाय यूरोप। अब देखिए पुराने पोर्ट में इंडियन मर्चेंट्स का होल्ड था, बट अब नए जो पोर्ट्स थे उनमें कॉलोनियल पावर का कंट्रोल था, राइट। Trade through the new ports came to the control by European companies and was carried to European ships, और अब यूरोपियन शिप्स ज्यादा वर्क करते थे वहां। While many of the old trade housing collapsed and through those that wanted to survive that now operate within a network shaped by European trading company। तो बेटा कुछ तो पुराने जो ट्रेड हाउस वो क्लास वो खत्म हो गए, बर्बाद हो गए, और जिन्हें सर्वाइव करना था उनको ब्रिटिश वाले जो नेटवर्क था बेटा ट्रेड का, उसको बेटा उन्होंने उसके साथ कॉपरेट किया, ओके, और उसी के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया। देखिए वेल व्हाट हैपन द वेयर, ये तो हमने मर्चेंट्स का पढ़ लिया। अब वीवर्स की बात करते हैं इंडिया में, क्योंकि बेटा देखिए हैंडलूम जो इंडिया का है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस था। कॉटन क्लॉथ और जरी का ऐसा काम था बेटा जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं था, पूरे इंडिया से ही वो ट्रेड होते थे। तो अब उन वीवर्स की बात करते हैं। द कंसोलिडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी पावर आफ्टर 1760 डिड नॉट इनिशियली लेड टू ए डिक्लाइन ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो 60s तक बेटा एक्सपोर्ट हमारा डिक्लाइन नहीं हुआ था। ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्रीज हैड नॉट येट एक्सपेंड, अब तक उनकी ब्रिटिश इंडस्ट्री एक्सपेंड नहीं हुई थी। हमने पीछे ना 1750 के बाद इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी बेटा, और उसका इफेक्ट बाद में पड़ा। इंडियन फाइन का टेक्सटाइल वाज द ग्रेट डिमांड इन यूरोप एंड सो द कंपनी वाज कीन टू एक्सपेंडिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो टेक्सटाइल का ही ज्यादा एक्सपोर्ट चला था, इंडिया से कपड़ा खरीद के उसको यूरोप में बेचते थे। आगे देखिए, बिफोर एस्टैब्लिशिंग पॉलिटिकल पावर इन बंगाल कर्नाटक इन द 1760-70 द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फाउंड इट डिफिकल्ट टू एंश्योर ए रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड फॉर एक्सपोर्ट। अब जब बेटा ये दो वॉर हुई बंगाल में, कर्नाटक में, तो उस टाइम बेटा कंपनी को फील हुआ कि हम रेगुलर सप्लाई गुड्स की नहीं कर पाते हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, अपने देशों में नहीं भेज पाते हैं। देन द फ्रेंच, डच एंड पुर्तगीज, 3 ये हमारी कंपनीज है बेटा उस टाइम की जो यूरोपियन कंपनीज है। तो द फ्रेंच, डच एंड पुर्तगीज एज वेल एज लोकल ट्रेडर्स कंपीटेड इन द मार्केट, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। और जब भी बेटा 4-5 कंपनी होगी, कंपटीशन होगा, तो ऑटोमेटिकली किसको बेनिफिट होगा, जो छोटा सा उद्यमी है, जिसके कपड़े हैं, जो बेच रहा है, जो ट्रेडर है, उसको प्रॉफिट होता है। क्योंकि जब 3-4 कंपटीशन में यूरोपियन कंपनी, तो उसके रेट हमेशा ऊंचे होंगे, ठीक है, उनसे सस्ता नहीं खरीद सकते। टू सिक्योर वुमन क्लॉथ एंड सो द वीवर एंड सप्लाई मर्चेंट्स कुड बार्गेनिंग इन टू ट्राई सेलिंग द प्रोड्यूस टू द बेस्ट बायर। अब वो क्या है, बार्गेनिंग करते हैं बेटा इंडियन जो सप्लायर है मर्चेंट, और वो किसको बेचेंगे, जो सबसे ज्यादा उनको पैसा देगा, राइट। इन देयर लेटर्स बैक टू लंदन, और ये लेटर बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बेटा ब्रिटेन भी भेजे, लंदन भेजे। कंपनी ऑफिशियल्स कंटिन्यूस कंप्लेंट ऑफ डिफिकल्टीज ऑफ सप्लाई एंड द हाई प्राइस। तो कंपनी के ऑफिसर्स ने भी अपने पर्सनल लेटर भी भेजे, कंप्लेंट भी की कि हमें सप्लाई और हाई प्राइस का बड़ा सामना करना है। इसके बाद क्या क्या देखिए, हाउ वंस द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पावर इट कुड एसेट ए मोनोपोली राइट ट्रेड। अब जैसे उनको बेटा स्टार्टिंग में थोड़ी पॉलिटिकल पावर मिली, मेनली हम बंगाल की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने मोनोपोली स्टार्ट कर दी ट्रेड्स राइट्स में, ठीक है। तो सबसे पहले बहादुर शाह द्वितीय ने बेटा वहां उनको 3 गांव की, उड़ीसा, बिहार और बंगाल की दीवानी सौंपी थी, जहां वो टैक्स कलेक्ट कर सकते थे, और इवन उनको बाद में राइट टू ट्रेड भी मिल गया था, सिर्फ वो उन एरिया से वही ट्रेड करेंगे।
तो मोनोपोली राइट ट्रेडर ने एक्सेप्ट की एंड इन प्रोसीड टू डेवलप ए सिस्टम मैनेजमेंट एंड कंट्रोल वुड एलिमिनेट कंपटीशन। तो कंपटीशन क्या एलिमिनेट हो गया, कंट्रोल कॉस्ट एंड इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ कॉटन एंड सिल्क, दिस इज डिड थ्रू ए सीरीज ऑफ स्टेप। अब इसमें कुछ सीरीज ऑफ स्टेप दिए हैं बेटा जिनसे उन्होंने ये किया। देखिए, फर्स्ट द कंपनी ट्राई टू एलिमिनेट द एक्सिस्टिंग ट्रेड एंड ब्रोकर्स कनेक्टेड विद द क्लोथ ट्रेड to establish a more direct control over the weaver. It appointed a paid servant called gomsar. अब जो बीच में मीडिएटर थे जो डिफरेंट विलेज एरिया से कलेक्ट करते थे कपड़ा और यहाँ आके सेल करते थे, तो उन ब्रोकर्स को हटाने के लिए, अपना लॉस कम करने के लिए उन्होंने अपने पेड सर्वेंट हायर कर लिए, जिनको क्या कहा गया, गोमस्ता। इसको प्लीज देख लेना, एनटीएससी में रिपीट हुआ है बहुत बार। दे आर कॉल्ड गोमस्तास टू सुपरवाइज वीवर, कलेक्ट सप्लाई एंड एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ क्लॉथ। अब इसके तीनों वक्त है, एग्जामिन कपड़ा कैसा बनना ये भी ये सप्लाई करता, कलेक्ट सप्लाई कलेक्ट करना इसका काम है, और सुपरवाइज करना भी, बस कैसा कपड़ा बन रहा है, कैसा बना रहे हैं, क्या बनना है, ये सब चीजें उसी का काम था। और ये पेड सर्वेंट था, याद रखिए ये क्या था, पेड, इसको सैलरी मिलती थी। देन सेकेंड, इट प्रिवेंट द कंपनी वीवर्स फ्रॉम डीलिंग विद द अदर बायर्स। वन वे ऑफ डूइंग दिस वॉज थ्रू द सिस्टम एडवांस। Once an order was placed, the weaver were given the loan to purchase the raw material for their production. Those who took loan had to hand over the cloth they produced to gomsas. They could not take it to any more other traders. तो दो तरीके हो गए बेटा। पहला तो हमने सर्वेंट रख लिया गोमसा, जिससे ये सारे काम दे दिए। दूसरा एक ये था कि एडवांस का, जो हमने शायद बहुत बार 8th में भी पढ़ा है एग्जाम्पल बेटा, इंडिगो में आप इसी को पढ़ते हैं, ठीक है। एडवांस की प्रथा शुरू की, जब भी वो अपना सामान बेचता उसको अगले बार के लिए पहले ही पैसे दे देते। इसका एक नुकसान यही था, दे कुड नॉट टेक इट एनी अदर ट्रेडर्स, दूसरे ट्रेडर को अपना सामान नहीं बेच सकता, चाहे कितना सस्ता करे, इसी को वो देगा गोमसा को, ठीक है, क्योंकि उसने टाइम से पहले अपना पैसा दिया है, ठीक है। मेरा टॉपिक काफी लेंथी है, इसी का जो सेकंड पार्ट है यही, इसी से नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पार्ट नंबर 7 में, ठीक है। थैंक यू।